हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। वो आपका गुलाम वंश का है। ठीक है। सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच का है। उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप थंबनेल देख रहे हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे आज, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना। चलते शुरू करते। आपका अपना ट्रस्टेड चैनल जो आपका है SRN क्लासेस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। इससे और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, EVS और आपका जो बाल विकास मनोविज्ञान के हैं, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, सारे वीडियो आपको अपने चैनल पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में होम पेज पे नीचे देखेंगे तो सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं। जो चाहे आप उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं और प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं चैनल। ठीक है। क्या है सल्तनत काल, गुलाम वंश, वन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, सारा कुछ पॉइंट वाइज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कुछ भी। देखिए क्या है गुलाम वंश। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह गौरी का गुलाम था। क्या था? वह गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी को जानते हैं, उसका गुलाम था। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट युद्ध की बात हो रही है। वो थे आपके 1191, 1292 और 1194 में। ठीक है। जिसमें 2 युद्ध थे पृथ्वीराज चौहान के साथ थे और एक था जयचंद के साथ। ठीक है। तो ये उसके बाद का है। गुलाम वंश जो स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट के देखिए क्या कहता है। गुलामों को फारसी में बंदरगो कहा जाता था। इन्हें इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो ये पॉइंट हो गया। गुलाम वंश, गुलाम कहाँ से निकल के आया? तो फारसी में से बंदरगो कहा था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक किया था। अगला पॉइंट देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, या लाहौर में बनाई थी। अगला पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट वाइज है इसलिए पॉइंट वाइज समझिए इस चीज को। कुतुबुद्दीन, ठीक है, ने कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। पॉइंट देखिएगा। पॉइंट कहता है ऐबक, उसने निर्माण कार्य शुरू कराया था। ठीक है। इसका मतलब होता है। अब बढ़ते हैं कार्य कैसे हुआ। देखिए, इल्तुमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है। कौन? इल्तुमिश, नाम सुना होगा, बहुत महान था। ठीक है। इल्तुमिश द्वारा किए गए कार्य क्या थे? कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्व कराया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण को शुरू कराया था। इल्तुमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, जिसको कहते थे चांदी का टंका और तांबे का जीतल, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी कराए। किसने? इल्तुमिश ने। इक्ता प्रणाली चलाई। ठीक है। इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। किसका बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्काने चहगानी के नाम से जाना जाता था। जो तुर्क-आने चहगानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया। क्या किया? सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया। ये थे इल्तुमिश के आपके 5 महत्वपूर्ण कार्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख पक्ष भी कहा जाता था।
क्यों कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श? इसका नाम था लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। अगला देखिए पॉइंट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया और किसके कहने पे, तो कौन था? ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कराया था। अगला पॉइंट देखिए, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। किससे हुई थी? ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया? इसे लाहौर में ही दफनाया गया, जिसको इसने राजधानी बनाया था अपनी। अगला पॉइंट देखिए, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कौन हुआ? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कितने महीने शासन किया? जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया, ये था आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन आता है? इसके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं चार्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश जितने आपके हैं, ठीक है, लोधी वंश, उनमें सबके शासक एक साथ करा दूंगा। ठीक है, आराम वंश, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये पॉइंट भी समझ में आपको आ गया होगा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। क्या था? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। क्या था? ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं के गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। अगला पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। कहाँ लाया? इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया था। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया था। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। जानते हैं 1211 ईस्वी में गद्दी में बैठा और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश के बाद कौन आता है, इसके लिए हम बात करते हैं। उसमें एक पहले आप मंगोल की बात लिख लीजिए। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। मंगोल का शासक था चंगेज खां। ठीक है, तो ख्वारिज्म को सम्राट को जलालुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। ये इल्तुतमिश की शरण मांगने था बट उसने शरण नहीं दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकबुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? उसका पुत्र रुकबुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। क्या था? वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुकरान की छाई रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शाह तुकरान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकबुद्दीन को हराकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। किसको किया? रजिया सुल्तान। ठीक है, रुकबुद्दीन को हराकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था? रुकबुद्दीन। रुकबुद्दीन के बाद कौन आया? वो आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी, ठीक है, चोगा को काबा बोलते हैं और कुलाह को टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा तक एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर एक अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। क्लियर। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर एक अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रजिया सुल्तान के बारे में बताया मैंने अभी। अगला पॉइंट देखिए, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। ठीक है, जो आपके, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तुर्कों को सामंत बनाने के से रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। तो रजिया के बाद कौन आ गया? वो आपका बहराम शाह आ गया। ठीक है, रजिया को बंदी बना दिया गया। अगला पॉइंट देखिए, रजिया की शादी अल-तुनिया से हुई। रजिया की शादी अल-तुनिया से हुई। इसके शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। ठीक है, तो ये पॉइंट भी है, उसने दोबारा कोशिश की बट उसको राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई। अगला पॉइंट देखिए, रजिया की हत्या। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। कहाँ की गई थी? डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। कब की गई? 1242 ईस्वी में बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। अगला पॉइंट देखिए, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी बना। कब बना? बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद 1242 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। अब ये कौन था? नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मतलब टोपी सीकर। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर किया था। किसके साथ किया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तुर्कान-ए-चिल्गानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान-ए-चिल्गानी किसने शुरू की थी? ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, जिसको 40 सरदार का एक जो संगठन होता है उसकी शुरुआत थी, उसको कहा था तुर्कान-ए-चिल्गानी, जिसका विनाश बलबन ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली का रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है, कब बैठा? 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, बलबन के बारे में क्या है? राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने ही शुरू की थी। सजदा एवं पैबोस की शुरुआत बलबन ने की थी। तो पूछा जाता है सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? बलबन ने शुरू की थी। अगला पॉइंट देखिए, बलबन ने फारसी रीति रिवाजों के पर आधारित
नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया? किसको प्रारंभ करा? बलबन ने फारसी रीति रिवाजों के आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो ये पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। पूछा जाता है उलूग खां की उपाधि किसको मिली? तो किसको मिली? बलबन को। किसने प्रदान की? नसरुद्दीन महमूद ने। अगला पॉइंट देखिए, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। कौन रहता था? अमीर खुसरो और अमीर हसन आपके बलबन के ही दरबार में रहते थे। ये प्रसिद्ध कवि थे फारसी के। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है, इसकी हत्या के बाद आपका खिजली वंश शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट मैंने कराया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मैंने उन्हीं पॉइंट को लिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस। थैंक यू।